सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग रेलवे द्वारा जारी की गई एक नोटिस है ना, एक वैकेंसी जिसका फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा पोस्ट? आरआरबी ग्रुप डी। लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, लेकिन वो जब फॉर्म भरेंगे, वो जब ये करेंगे तो कुछ गलतियां करेंगे, तो वो गलती ना करें इस प्रोस्पेक्टस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीका से फॉर्म भरना है, किस तरीका से पढ़ाई करना है। और ये जो वैकेंसी आया है लगभग 32,438 जो छात्र थे, जो स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पोस्ट का था, लगभग 1 लाख पोस्ट का था। क्योंकि रेलवे ने अपना डाटा में साफ साफ कहा था कि अभी 1,13,533 पोस्ट सिर्फ ग्रुप डी में खाली है। ठीक है, लेकिन जब ये वैकेंसी आता है तो छात्र निराश हो जाते हैं। किस कारण से? क्योंकि जो पोस्ट दिया गया है वो 32,438 ही है। ठीक है, इस पर बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे टीचर्स ने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया, सोशल मीडिया पर इसे डाला है ना। लगभग 3 मिलियन लोगों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया और इसे नंबर 1 ट्रेंड पर रखा आरआरबी ग्रुप डी पे रिगार्डिंग कि इतना पोस्ट है तो इतना कम पोस्ट आप क्यों दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? हर बार जब भी वैकेंसी आए रेलवे का, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? जितना पोस्ट उतना दीजिए, तो कम से कम एक तो 3 साल बाद, 4 साल बाद पोस्ट वैकेंसी दीजिएगा, उसमें भी आप पोस्ट पूरा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? लास्ट में छात्र सड़क पर आएंगे, बवाल करेंगे। क्या जरूरत है इसका? क्या आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, ये भी एक और कारण हो सकता है, जैसा कि हमारे रेल मंत्री ने बयान दिया था कि अब हर साल वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में बातें करते हैं और सिर्फ रियल बात करेंगे। ऐरा गैरा मतलब इसमें ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जो डाटा से रिलेटेड ना हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसका बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चर्चा है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या ये पोस्ट बढ़ेगा और क्या फॉर्म अभी भरे या ना भरे। इसका जवाब देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, इस चक्कर में कि पोस्ट मेरा बढ़ेगा है ना, पोस्ट मेरा बढ़ेगा, उस चक्कर में फॉर्म नहीं भरेंगे और बाद में क्या होता है, लास्ट में जो ये होता है, साइट होता है, वो हैंग होने लगता है, वो स्लो होने लगता है, सर्वर डाउन हो जाता है, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू लोग, बच्चा लोग, जो भी है ना, छात्र लोग, इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि बढ़ेगा, 85% चांस है कि ये डबल, कम से कम इतना, जितना पोस्ट खाली उतना ना हो, कम से कम 64,000 65,000 हो जाए। लेकिन आप इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि फॉर्म अभी हम नहीं भरेंगे, जब पोस्ट बढ़ेगा तब भरेंगे। ठीक है, उस चक्कर में ना रहें, वरना आपका वो जो है वो भी नहीं भरेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो फॉर्म अभी भर देना है, बाद में का चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो जो है वो भी नहीं मिलेगा, है ना। और जैसा कि रेल मंत्री का बयान है, इसे हर साल निकालेंगे, बहुत अच्छा बात है, इसका वेलकम है अगर आप निकालिएगा तो। लेकिन अगर आप नहीं भी निकालिएगा तो कम से कम पोस्ट भी तो बढ़ाइए। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग देखते हैं, इससे पहले अभी रेलवे का एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दिया है। जैसे आरआरबी एएलपी का अगर एग्जाम देखा जाए तो उसमें भी पोस्ट 2 से 3 गुना हुआ था, है ना। उसमें थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था, ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, और बाद में हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है 90 क्या 80 से 85% चांस है कि ये पोस्ट बढ़ेगा। अगर नहीं भी बढ़ा तो आप अच्छा से पढ़िए, एक पोस्ट अपना रखिए, बहुत बड़ा पोस्ट होता है 32,438। ठीक है, अच्छा से पढ़िए, निकाल सकते हैं। ठीक है, और आरआरबी जेई का भी अभी हाल में एग्जाम हुआ था, तो आप लोग को पता होगा, आरआरबी जेई के कोई भी छात्र ने ट्विटर ट्रेंड नहीं चलाया था, फिर भी उसका पोस्ट बढ़ा था, लगभग 2 से 3 गुना हुआ था। तो टेंशन नहीं लेना है, पोस्ट के चक्कर में टेंशन नहीं लेना, पोस्ट बढ़ेगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ, और नहीं भी बढ़ेगा तो हम ऐसा तैयारी रखेंगे कि इसमें हम अपना एक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट होता है ना, वो जोन वाइज होता है। ठीक है, हर जोन में इतना पोस्ट, हर जोन में इतना पोस्ट, जैसे रांची जोन हो गया, कलकत्ता जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, बेंगलोर जोन हो गया। तो वो जो डाटा है, जब भी आप उस फॉर्म को भरिए तो कृपया करके जो सीरियस छात्र है वो डाटा को देख लीजिए। ठीक है, डाटा को देख लीजिए, है ना। डाटा को इसमें चर्चा करना, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल के चक्कर में नहीं रहिए कि डाटा वो बताएंगे ढंग से। ठीक है, आप अपने सुविधा अनुसार डाटा देखिएगा ना, वो तो बता देंगे आपको
तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस लिंक के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। अब ऐसे मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये उन छात्रों के लिए है जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, जिन्हें पोस्ट से मतलब नहीं है, वो जानते हैं कि हाँ हम मेहनत करेंगे और ये ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है, पूरा डिटेल जानना है, तो आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, है ना। काफ़ी पेज का होता है, बड़ा नोटिफिकेशन होता है, पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ जाइए, समझ में आ जाएगा। और उसी नोटिफिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्म ये बोर्ड में है जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, इस पोस्ट का क्या नाम है, ये जो वैकेंसी आया है इसका नाम है 8/2024, CEN 8/2024। ठीक है, CEN 8/2024। अब जब से इस फॉर्म को भरते हैं एग्जाम देने तक, ज्वाइनिंग तक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8/2024 को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का डेट कब से स्टार्ट होगा, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, वर्तमान में फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, किस तरीका से फॉर्म भरना है, आपको इसके लिए कोई साइबर कैफे में जाने का जरूरत नहीं है, आपको पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, आप घर में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वो कैसे भराएगा मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मैं किस तरीका से फॉर्म को भरना है, एक एक 1 बाय 1 प्रोसेस में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और इसका लास्ट डेट है 22 तारीख को, और पेमेंट का जो लास्ट डेट है 24 फरवरी 2025 को है। ठीक है, लगभग 1 महीना ये फॉर्म भराएगा, देख लीजिए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, भराएगा ये फॉर्म पूरा, है ना। करेक्शन डेट 25/2/2025। ठीक है, जिन छात्रों को ये दिक्कत है कि पोस्ट अभी कम है तो क्या मैं पोस्ट बढ़ने का इंतजार करूं, तो मेरा यही कहना है कि आप अभी फॉर्म को भर दीजिए। अगर पोस्ट बढ़ता है, ठीक है, अगर पोस्ट बढ़ता है तो आपके पास ये है ना करेक्शन डेट कब, 25 फरवरी से स्टार्ट होगा करेक्शन डेट और 6 मार्च 2025 तक ही चलेगा। ठीक है, आपके पास ये है तो फिर टेंशन क्यों लेना। अगर मान लीजिए भर भी जाता है तो हम अपना करेक्शन कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भर दिया रांची जोन में कम सीट है ना, अभी ज़्यादा सीट दिख रहा, और जब पोस्ट बढ़ता है तो किसी और जोन में ज़्यादा सीट हो जाता है, तो लोग ऐसा भी करते हैं, हाँ वहाँ ज़्यादा पोस्ट है तो वहाँ भरेंगे। ठीक है, तो वो जो मेहनत करते हैं उसी के लिए वो फायदा होता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप करेक्शन कर सकते हैं, है ना। एडमिट कार्ड कब आएगा इसका गुरुजी, नहीं बता सकते हैं अभी हम, और एग्जाम डेट कब आएगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें नहीं बताया हुआ है, और मैं अपना मन से कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ इतना कह सकता हूँ कि 4 से 5 महीने का अंतराल रहेगा, यानी फरवरी चल रहा है ना, 5 महीना और जोड़ दीजिए, 7वां महीना, यानी जून जुलाई अगस्त तक इसका एग्जाम होने का संभावना है। आप कोशिश कीजिए कि 4 महीना के अंदर में हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, यानी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें और एक बार उसको प्रैक्टिस कर लें। ये कैसे होगा, ये होगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं अंत तक, तो मैं इसका पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। 1 बाय 1 मतलब 0 से लेके हीरो तक मैं आप लोग को आगे बढ़ा दूंगा। चलिए अब इसका एज लिमिट, बहुत लोगों को ये तकलीफ होता है, खासकर जो 18 साल से कम एज के होते हैं और 30 साल से ज़्यादा एज के होते हैं, उनको ये क्यूरियोसिटी लगा रहता है कि एज कितना है भाई, क्या हम भर सकते हैं कि नहीं। हाँ वो भर सकते हैं। अगर आपका एज 18 साल हो चुका है, कब तक, 1 जनवरी 2025 तक में अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 36 साल से कम के हैं, इतने तारीख तक या 36 साल तक के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। और इसका फी कितना रहेगा, तो फी रहेगा इसका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500, जिसमें से 400 आपका रिफंड हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तब। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम नहीं देने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में उसका 500 रुपये लग जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप पास नहीं भी होते हैं या पास हो जाते हैं, तब भी आपका पैसा वापस आएगा। अगर आप पास नहीं भी होते तब भी आपका पैसा वापस आएगा। कितना आएगा, 400, यानी फीस कितना लग रहा है, 100 रुपया। ठीक है, SC ST EBC ये एक होता है EBC। ठीक है, तो SC ST EBC को लगेगा 250, जिसमें से इसका टोटल रिफंडेबल है, मतलब सारा पैसा रिफंड हो जाएगा, यानी उसका फीस कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा, फॉर्म भरते समय आपको 250 लगेगा, और 250 जब आप एग्जाम दे लीजिएगा तो एक समय आएगा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये लगेगा। ठीक है, जो टोटल रिफंडेबल है। तो ये रिफंडेबल का जो
चर्चा है ना, इसलिए हम कर रहे हैं ना, क्योंकि पिछला बार जो फॉर्म गिरा था, पिछला बार जो फॉर्म भराया था, तो बहुत सारे लोगों ने साइबर कैफे से भरा था और उन लोगों को ये बात नहीं पता था कि हाँ पैसा रिफंड हो गया है। तो साइबर कैफे वालों ने पचाएगा क्या, कोई आया ही नहीं लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, नहीं दिए। या फिर बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वाले थे जो इस बात से इनकार कर दिए कि नहीं हमारा पास कहाँ पैसा आया, नहीं आया, जबकि सबका पैसा रिफंड हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्म आप खुद से भरिए, या फिर कहीं साइबर कैफे से भी भरवाते हैं तो पैसा खुद से कटवाइए, और वहां पर आपका एक ये बॉक्स दिया रहेगा जिसमें आपका जो पैसा आएगा उसका डिटेल मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद से पेमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक भरा जाता है, यही बात है। ठीक है, अगर आप खुद से भरते हैं ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है खुद से भरना। ठीक है, खुद से भरना बेस्ट होता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो अपलोड करने में तकलीफ आता है। तो आजकल बहुत सारा AI टूल आ गया गूगल पर। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा, अगर आपको खुद से फॉर्म भरना है तो उसके बारे में, वरना आप साइबर कैफे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एज का बात था, कहाँ था एज भाई, यहाँ था। तो क्या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलता है रिलैक्सेशन। किसको किसको मिलता है? इसमें मिलता है आपको, ठीक है, एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलता है? ओबीसी कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट को मिलता है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को 5 साल। ठीक है, और जो एक सर्विसमैन का होता है, जनरल कैंडिडेट हो उसको 3 साल, और ओबीसी कैंडिडेट को 6 साल, और SC ST कैंडिडेट को 8 साल। ये है एक सर्विसमैन और ये है नॉर्मल कैंडिडेट, है ना। यानी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल, अगर आप कम, मतलब ये कम एज में नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका एज 36 साल से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। अगर आप 36 साल से आपका एज ज्यादा हो जाता है तो अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपका 36 साल से एज ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये कम के लिए नहीं है, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, और एक सर्विसमैन नहीं है, अगर आप जनरल हैं जिसको हम लोग UR बोलते हैं और इकोनॉमिक वीकर पर्सन है, तब आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको छूट मिलेगा। जनरल EWS को मिलता है 3 साल, ओबीसी को मिलता है 6 साल, SC ST को मिलता है 8 साल, याद रखिएगा। और PWD कैंडिडेट को, अगर आप ओबीसी हैं तो 13 साल, SC ST हैं तो 15 साल। PWD का मतलब समझ में आता है ना, जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं ना, उनको PWD कैंडिडेट कहा जाता है। तो उनको इसमें भी आपको छूट मिलता है, प्लस जो एग्जाम होता है ना, जैसे अगर जनरल नॉर्मल कैंडिडेट होता है उसको 1.5 घंटा मिला है तो इसको 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, हर एग्जाम में, ये तो हम रेलवे का बात कर रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम में अगर 1 घंटा है तो उसको 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब उसको ज्यादा टाइमिंग मिलता है ना, और ये मिलना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो आरक्षण का हकदार है ना, ये PW कैंडिडेट ही है। ठीक है, एक्चुअल में जो आरक्षण का हकदार है वो PWD कैंडिडेट ही है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगा। सबसे बड़ा दिक्कत सभी को यही होता है कि क्या एलिजिबिलिटी होगा। तो कुछ नहीं बाबू, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये काफी विवाद रहा था पिछला साल, मतलब पिछला बार जब वैकेंसी आया था तो इसमें डाल दिया था ITI वाला, है ना, लड़का लोग पूरा प्रोटेस्ट किया और उस टाइम फिर इसको वापस ले लिया रेलवे, और फिर ये बोला गया था कि अब से जो भी RRB ग्रुप D का फॉर्म आएगा उसमें ITI कंपलसरी रहेगा। तो बहुत सारे छात्रों ने ITI किया सिर्फ ग्रुप D के चलते, है ना। बहुत सारे छात्रों का सपना होता है, जो गांव देहात या फिर जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं ना, ज़्यादातर ग्रुप D का ही तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने क्या किया, ITI किया। लेकिन जब इस बार फॉर्म आया और देखा कि सबके लिए कंपलसरी, मतलब 10th पास है, तो जो ITI कैंडिडेट थे ना वो काफ़ी इससे दुखी हो गए। क्यों भैया? क्योंकि हम पैसा लगा के ITI किए हैं, हम सीरियस कैंडिडेट हैं। हम क्या है, हम पैसा लगा के ITI किए हैं और हम ITI सिर्फ और सिर्फ ग्रुप D के लिए किए थे, है ना। तो सरकार, मतलब रेलवे का जो नीति है ना, स्पष्ट नहीं है, करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, और इस चक्कर में जो है ITI कैंडिडेट और नॉन ITI कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बैर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी रूम में रहकर तैयारी करते हैं, एक ITI कैंडिडेट है और एक नॉन ITI कैंडिडेट है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं सब। ठीक है, अब बात करते हैं 10th पास, और फिजिकल भी पास करना होगा इसमें। ठीक है, फिजिकल में क्या होगा, पहले आपको CBT एग्जाम होगा। अगर आप CBT निकाल लेते हैं, ठीक है, CBT में 33% लाए तो पास है। मतलब सिर्फ पास का हम बात नहीं कर रहे हैं, पास तो आप नॉर्मली हो गए, लेकिन कट ऑफ बनता है इसमें। ठीक है, सिर्फ 33% लाने से आप पास नहीं होते, आप क्वालिफाइड होते हैं। अब ये क्या है आगे बताएंगे।
ठीक है। अगर आप फिजिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे पहले 35 केजी कंधा पर या माथा पर लेकर 100 मीटर चलना होता है या दौड़ना, आप जैसे भी कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर में आराम से सभी लोग कर लेता है। एक नॉर्मल जो कैंडिडेट होता है वो कर लेता है, ठीक है। दिक्कत आता है ये, पिछला बार बहुत लोग इसी में छटाया था, बहुत छटाया था, हम ही लोग के ग्राउंड से बहुत सारा लड़का छटाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट देने के लगभग 13 से 14 दिन का तैयारी में बच्चा लोग नहीं निकाल पाया, क्योंकि समय नहीं दिया था। रिजल्ट दिया और तुरंत फिजिकल का डेट डाल दिया था, ठीक है। तो 1000 मीटर रनिंग करना था, कितना मिनट में? 4 मिनट 15 सेकंड में। कितना मिनट? 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 का रनिंग करना था। ऐसे ये काफी आसान दौड़ होता है, लेकिन सबके लिए आसान नहीं कर सकते, है ना। और यही अगर लड़की को देखा जाए तो लड़की को कितना समय मिला था? 20 केजी लेके दौड़ना था। मतलब 2 चरण में ये दौड़ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में। पहले आपको 35 केजी देकर 100 मीटर रनिंग करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आप पैदल भी चल सकते हैं, जिस तरीका से आपको सुविधा लगे। 60 मिनट का उल्टा लिख दिए, 60 सेकंड रहता है, 60 सेकंड यानी 2 मिनट, ठीक है। तो ये कहानी है इसका। और फीमेल के लिए क्या है? 20 केजी माथा पर लेना है और 100 मीटर चलना है, 2 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। और रनिंग का अगर बोला जाए तो लड़का लोग का 1000 है, कितना मिनट में? 4 मिनट 15 सेकंड में। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। और लड़की लोग का दौड़ कितना है? 1 किलोमीटर रनिंग है, कितना में? 5 मिनट 40 सेकंड में। और यही अगर हम बात करें, एक और चीज यहाँ जोड़ा गया है, ट्रांसजेंडर। इस पर लोग गौर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का संख्या बहुत ही कम होता है किसी भी वैकेंसी में, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर के लिए 1000 मीटर है ना, जो लड़की वाला है ना वही सेम है, कितना मिनट में? 5 मिनट 40 सेकंड में। बहुत अच्छा है, इसके लिए ये अच्छा पहल है, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में SLB हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस, क्योंकि तैयारी करने वाला बच्चा इसको देखता है, ठीक है, और फॉर्म भरने वाला बच्चा इसको देखता है, क्या हम एलिजिबल हैं, हाँ हम 10th पास हैं, हम फॉर्म भरेंगे, हम इन 1 करोड़ की गिनती में शामिल होंगे। लगभग 1 से 1.5 करोड़ जाएगा, देख लीजिएगा, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें शामिल होंगे, ठीक है। फॉर्म भरने वाला लड़का ये देखता है, तैयारी करने वाला ये देखता है। सबसे पहले तैयारी करने वाला सिलेबस देखेगा, क्या है सिलेबस भैया। तो सिलेबस होगा, एक वो पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल होगा। तो सबसे पहले आपको CBT निकालना होगा, तभी आप फिजिकल में जा सकते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है। आप पूरा दौड़ लीजिए, ग्राउंड में जाके पूरा एकदम पूरा अपने बॉडी को मेंटेन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। पहले आपको CBT निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए, CBT निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना होगा बाबू? सबसे पहले साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट जरूरी है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं वो मैथ तो पढ़ते ही हैं। 25 मैथ रहेगा इसमें, 30 रीजनिंग रहेगा। देख लो रीजनिंग का वेटेज, ठीक है, 30 रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग ये जो नॉर्मल SSC में आता है वो रीजनिंग नहीं रहेगा, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो बैंकिंग वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिएगा तो बैंकिंग वाला क्वेश्चन होता है, मैथ होता है, ठीक है। जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है इसको तो कर लेता है। दिक्कत आता है साइंस में, ठीक है। और इस बार, पिछला बार था NCERT, इस बार देखिए बहुत लोग इसको नहीं देखता है। आप बहुत सारे YouTube चैनल देखिएगा, ये सब चीज नहीं बताता डिटेल में, पढ़ने वाला चीज नहीं बताएगा, क्योंकि पढ़ने वाला चीज बच्चा लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, मेरे वीडियो को जितने भी बच्चे देखते हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो साइंस आपका 10th लेवल का रहेगा, CBSE बोर्ड का, ठीक है। अरे NCERT CBSE लगभग एक ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल दिया है CBSE। कितना क्वेश्चन रहेगा बाबू? 25 क्वेश्चन रहेगा साइंस का, ओनली 10th लेवल का CBSE से। मैथ 25 रहेगा, रीजनिंग 30 रहेगा, और GS और करंट अफेयर मिक्स करके 20 गो रहेगा। ये देखो सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है। तो खाली प्रीवियस ईयर देखने से काम नहीं चलेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा। और टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसके लिए आपको, जो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो 90 मिनट मिलेगा, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो 90 मिनट मिलेगा। अगर आप PWD में आते हैं
तो 120 मिनट मिलेगा आपको। इसको अच्छा से तैयारी करना होगा। लगभग मान के चलिए आपके पास 4 से 5 महीना का समय है, 4 से 5 महीना आराम से मान के चलिए, तो 3 महीना में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अब ये किस तरीके से करेंगे हम आगे बताएंगे, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको ये नौकरी चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है इस जॉब का, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छा से तैयारी करवाएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से, ठीक है। तो इस सिलेबस को पहले 3 मंथ में कंप्लीट कीजिए और जो बचा 2 मंथ इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस 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 और साथ में सेट, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म से रिलेटेड एक शॉर्ट जानकारी। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं इसका नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और वीडियो मैं इससे रिगार्डिंग बनाऊंगा कि किस जोन में कितना पोस्ट है और आपको किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए और आपका जो मेडिकल कैटेगरी है उसके अनुसार आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं रेलवे में जो जिसका मेडिकल कैटेगरी जो होता है वो B2 के पार होता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी निकाल लेते हैं, है ना, लेकिन उनका दौड़ भी निकाल लेते हैं, मेरिट से ज़्यादा नंबर लाते हैं, फिर भी उनका नौकरी नहीं होता। तो वो इस वजह से होता है कि आप अच्छा से फॉर्म को देखे नहीं, एनालाइज नहीं किए, कहाँ किस चीज़ का सीट है, क्या आप उस जिस मेडिकल कैटेगरी में आते हैं क्या आपका उस पोस्ट के रिगार्डिंग मेडिकल कैटेगरी है या नहीं। तो उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है ना। उसका मैं एक और वीडियो लाऊंगा। चलिए, जय हिंद।